श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे श्याम सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। पनासा के आसपास के इलाकों में चुनावी प्रचार इस समय कर रहे थे और इनसे बातचीत करेंगे, अलग-अलग मुद्दों पे बातचीत होगी और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा हुआ है, उसमें जो उन्होंने बारीदारों के मुद्दों के बारे में कहा है, उस पर भी बातचीत होगी और 10 साल पहले क्या कहा था और आज क्या कहा है और तब से अब तक क्या कुछ बदला है, उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये बारीदार संघर्ष समिति के प्रधान हैं और बारीदारों के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं और इस बार पहली बार जो श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है जो पहले रियासी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा होती थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका। क्या मुद्दे आप उठा रहे हैं? सिर्फ बारीदारों का मुद्दा उठा रहे हैं या बाकी मुद्दे भी? देखिए अंचित जी, जय माता दी। बारीदार एक मुद्दा है और इस ऐसे ही हजारों मुद्दे गांव के अंदर हैं, जैसे बेरोजगारी को लेकर, नशे को लेकर, जैसे बंदरों को लेकर, जिमीदारों की समस्याओं को लेकर, बिजली पानी सड़क को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे ही बारीदारों का भी एक मुद्दा है। प्रधानमंत्री आए थे, क्या कहा? प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में, झूठ बोल के गए थे और दोबारा फिर झूठ बोला है। और मैं अंचित जी आपको डिटेल में बताऊंगा कि झूठ वो था क्या। जैसे ही प्रधानमंत्री जी कटरा में पहुंचे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री का शायद कसूर ना हो, क्योंकि जो जहां पे उम्मीदवार हैं वो यही सोच रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो मुझे जिताएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री को आप झूठा कह रहे हैं? बिल्कुल झूठा इसलिए कह रहा हूँ कि जो उन्होंने झूठ तो उनसे। कहा कि स्कॉलरशिप तो मिल रही है, एडमिशन मिल रही है। देखिए अंशित जी, मैं बताऊंगा, वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री को झूठा इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद उनको स्टेट के उनके लीडरों ने बताया होगा। उन्होंने ये कहा था, पूरा एक वर्ड वहां पे देख लीजिए, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार ने बारीदारों को स्कॉलरशिप दी है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, बारीदारों को स्कॉलरशिप, माइनर सी स्कॉलरशिप तब से दी जा रही है जब से श्राइन बोर्ड बना है। तो मोदी जी तो अभी 10 साल हुए प्रधानमंत्री आए हुए, 38 साल हुए टेक ओवर हुए। तो आज आप बारीदार हैं और संघर्ष समिति जो के मुखिया भी हैं, आप ये जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि तब से मिल रही है स्कॉलरशिप? बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि उनकी सरकार आने के बाद बिल्कुल या उन्होंने 10 साल पहले ही मिली? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हम्म, स्कॉलरशिप दे रही है बारीदारों को, जबकि स्कॉलरशिप श्राइन बोर्ड दे रहा है। हम्म। और श्राइन बोर्ड तब से दे रहा है जब से ये बना हुआ है। जब दूसरी सरकारें भी थी। दूसरी भी सरकारें थी, तो ये झूठ हुआ। हम्म। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए उनको गलत बताया गया? बिल्कुल उनको, प्रधानमंत्री जी को पहले भी गलत बताया था, गया था 2014 में भी उनको गलत बताया गया था। तब क्या कहा था उन्होंने कि इनका स्थायी हल, या क्या कहा था देखो, उन्होंने उनके शब्द? तब की मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं मेरे बारीदार भाइयों का मैं परमानेंट स्थायी हल निकालूंगा अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार स्थायी बनती। हल की बात की थी? बिल्कुल स्थायी हल की बात की थी। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। चलिए, अब क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा कि हम उनको स्कॉलरशिप में देते हैं, उनकी बच्चियों को। तो वो तो तब भी देते, 2014 में भी देते थे। फिर कौन सा स्थायी हल था? तो इसलिए वो भी झूठ था, ये भी झूठ है। और ये बिल्कुल झूठ उनको उनसे बुलवाया गया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जहाँ पे माता रानी की शक्ति है। प्रधानमंत्री पूरे देश का काम देखते हैं, तो उन्हें ये स्थानीय मुद्दे शायद मालूम ना हो, उन्हें बताए गए हों कि इस तरह से। ये आप कह रहे हैं कि झूठ बुलवाया गया? आप बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से, मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया गया 2014 में भी और 2000 अभी इलेक्शन में भी। मैं कह रहा हूं, पहले तो ये बात था कि भाजपा जहां पे डरी हुई थी कि हम बारीदार हमें जीतने नहीं देंगे, तो इन्होंने इसीलिए कटरा में, मुझे बताओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की 3 सीटें थी, तो प्रधानमंत्री जी को रियासी में आना चाहिए था। वहां से प्रचार हो सकता था 3 सीटों का, 6 का भी होता। कटरा का अपना महत्व है, माता वैष्णो देवी की सीट का अपना महत्व है, एक धार्मिक सीट भी है, अंशी जी, धार्मिक दृष्टि से भी अहम। पिछली बार जब 2014 में इलेक्शन थी तो प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर में रैली की थी, तब भी तो कटरा से उम्मीदवार था, तब उनको उधमपुर में बुलाया था। नई कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने दी है और वहां पे आके प्रचार किया। बिल्कुल प्रचार तो किया उन्होंने, लेकिन ये तो मानते हैं कि बनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी भाजपा की? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। वो तो जब डिलिमिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूंसी तो बनती है। बलदेव जी मांग कर रहे थे, उसके बाद बनी। नहीं, बलदेव जी ने मांग नहीं की है। मैं कह रहा हूँ, बलदेव जी की पार्टी के 2 लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम कटरा वाले पौनी के साथ रहना चाहते हैं, और हमने तभी ब्लॉक पैंथर से, मैंने सभी सरपंचों को लेकर, मैं मीडिया में आपने देखा होगा, मैंने मेमोरेंडम दिया था कि कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। बलेवराज जी ने भी कोशिश की होगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कोशिश की और आपने भी कोशिश की। हमने भी की है, उन्होंने भी किया, लेकिन उनकी पार्टी ने, कुछ लोगों ने विरोध भी किया जो उनके साथ हैं आज। तो ये बात नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही क्यों आना पड़ा, जहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं थी, रोड नहीं था, पार्किंग नहीं थी, उसके बावजूद भी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में उनको उतारा गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली बात आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो, कैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस होती, प्रधानमंत्री जी, देश के इतने प्रधानमंत्री हैं, छोटी सी वहां पे रोड है, बिल्कुल लिंक रोड बंद थे। तो ये तो हो सकती होगी तभी आए होंगे।
श्याम सिंह जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने लोकसभा चुनावों में कहा था कि बारीदार जो है वो सभी अंकुर शर्मा जी को सपोर्ट करे, यही कहा था आपने? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा था। हाँ, क्या मैं कहा आपको था? बताना चाहता हूँ, अंकुर शर्मा जी हमारे एडवोकेट हैं। हम्म, वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे, हम्म, बार-बार हमारे पास आते थे। हमने हम्म, कहा कि हम मीटिंग करेंगे वहाँ हम्म, पे। जब हमने वहाँ पे मीटिंग की, तो हमने वहाँ पे अनाउंस किया था कि अंकुर शर्मा को आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैं किसी बारीदार के गाँव में प्रचार करने अंकुर शर्मा के साथ नहीं गया था। लेकिन आपने कहा तो था। बिल्कुल, हमने कहा था, हमारी पूरी लेकिन कमेटी ने उसका कहा। नतीजा कुछ निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला। हाँ, अंकुर हाँ, शर्मा जी को लोग जानते नहीं हाँ, थे, हाँ, तो कैसे वोट देते उनको? हाँ, पहली बार वो यहाँ पे आए थे, हाँ, हाँ। सिर्फ़ हमारे एडवोकेट होने के नाते हमने उनको बोल दिया था, हम और किसको बोलते? अच्छा, आपकी लड़ाई वो लड़ रहे थे। बोल हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमको उनके लिए हमने कहा। तो अब आप क्या देखते हैं, मुकाबला अपना क्या देख रहे हैं आप, और कितने वोट आपको मिलेंगे? आश्वस्त हैं जीत होगी या? बिल्कुल 100% जीत होगी, क्योंकि पहले सवाल तभी मैंने किया था क्योंकि आपके अपील पर वोट नहीं मिले, और अब आपको कैसे वोट देखिए, मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हमारी अपील इसलिए नहीं थी। अंकुर शर्मा जी हमारे एडवोकेट थे, वो हमारे पास आए थे। हम्म, हमने ये कह दिया था कि आप इनको वोट दे दीजिए। हम्म, हमने उनका प्रचार नहीं किया था। हम्म, अब हम जाकर गाँव-गाँव सारे बारीदार प्रचार कर रहे हैं और सारे आम जनता भी सारे प्रचार। बारीदार जब आप बोलते हैं, अलग अलग समितियां हैं, आप खुद बटे हुए हैं, तो सारे बारीदार बिल्कुल, कैसे कोई हो? समिति नहीं है, इसमें आप गलत हो, क्योंकि समिति मैं आपको कह रहा हूँ मैं अभी बारीदार को। जुगल जी से बातचीत कर रहा था, वो एक तो शेर सिंह जी का नाम ले रहे थे, उससे भी पहले कृष्ण जी शायद हैं, उनका नहीं, नाम ले रहे थे, आपका तो वो नाम भी नहीं ले रहे देखो थे। ये इसीलिए नाम नहीं ले रहे हैं, वो डरे अच्छा, हुए। आज मेरा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी की बात देखो, कर जुगल जी की बात छोड़ो, जुगल जी को पास है कुछ नहीं, वो तो ऐसी बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ जुगल जी बोल रहे हैं कि शेर सिंह जी, जुगल जी को मैं पूछना चाहता हूँ, शेर सिंह जी कौन सी कमेटी के प्रेसिडेंट है? बारीदार सेवा कमेटी के प्रेसिडेंट जो है वो तो ऋषपाल जी है। आपने कहा कि सारे बारीदार, सबकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कमेटी है ना, कोई अलग कमेटी अलग दो संगठन अंशित जी, बने दो आपके। ही कमेटियां हैं। हाँ, हाँ, दोनों कमेटियां सपोर्ट कर रही हैं, ना हाँ, तो सेवा कमेटी किसी का सपोर्ट कर रही है, हाँ, ना संघर्ष कमेटी किसी का सपोर्ट कर रही है। तीसरी कोई कमेटी बारीदारों की है नहीं। हम्म, अब इंडिविजुअल कोई एक बारीदार किसी पार्टी के साथ छोड़, आप शेर सिंह की बात कर रहे हो, शेर सिंह जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट के पैनल में थे, तो वो कहाँ से, वो तो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो भाजपा में कुछ लोग हैं जो भाजपा के साथ है, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बारीदार जो आम बारीदार हैं, जो किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, जो अहदेदार नहीं, वो सारे इकट्ठे हैं। उनमें से कोई बारीदार अलग नहीं है। चलिए, तो अब मेन मुद्दा आपका बारीदार, उनका मुद्दा ही है। नहीं, बारीदारों का मुद्दा भी है। मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम्म, श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी में हम्म, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट मिली, वो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों को मिली, हम्म, जम्मू, कठुआ, सांबा के लोगों को मिली। लेकिन वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को वहाँ पे उनको रोज़गार नहीं मिला, रियासी के लोगों को रोज़गार नहीं मिला। ये भी तो मुद्दा है। क्या श्राइन बोर्ड में फर्स्ट प्रायोरिटी इन लोगों की नहीं होनी चाहिए थी, जो लोग वैष्णो देवी के आस-पास रहते हैं? तो बाहर जनता के नुमाइंदे भी इनके बोर्ड में होने चाहिए, एमएलए, एमपी, एमएलए होने बिल्कुल चाहिए। होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। ये तो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि आप जब भी श्राइन बोर्ड नया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें विधायक भी मेंबर होगा, बारीदारों से भी मेंबर होगा, लेकिन कोई नहीं हुआ, ना बारीदारों से हुआ, ना विधायक हुआ। तो ये इनके झूठ बार-बार ये पकड़े जा चुके हैं। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं लोगों के मुद्दों को लेकर। उसमें बारीदार भी मुद्दा है, उसमें बेरोज़गारी भी मुद्दा है, उसमें बंदरों की समस्या, उनमें चिट्टे की समस्या, डेली वेजर की समस्या, उसमें एसपीओ की समस्या है, और ज़िम्मेदार की बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो किसी ने आज तक एड्रेस नहीं की, उनको बंदरों लेकर। की बात भी आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा समस्या ज्वलंत रूप ले ली है, लेकिन इसकी इतनी चर्चा नहीं होती इस देखिए, मामले चर्चा की। इसलिए नहीं होती कि लीडर शहर से है। हाँ, हाँ। गाँव की समस्या इनको मालूम नहीं, नहीं है। शहर में भी समस्या बेहद ज्यादा नहीं, ही है। शायद शहर में होगी, रियासी कटरा की। रियासी शहर में होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कटरा में नहीं है। कटरा से म्युनिसिपैलिटी ने बंदर निकाल के गाँव में निकाल दिए, इसलिए जुगल किशोर और बलदेव राज जी को बंदर नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए बंदर कोई इतनी खास वो नहीं है। हमारे लिए बंदर बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नले से शुरू करें, नले, चंबा पाग, तपड़ो, अमनून, डडूरा, कुन्या, पैंथल, तीतर तक सारे के सारे गाँव खाली हो चुके हैं। उसमें कोई ना तो मक्की होती है, ना गंदम होती है, ना सब्जी होती है, ना फ्रूट होता। सरकार कहती है कि किसान किसान की इनकम खेती दुगनी करेंगे, खेती किसान करें। करेगा कुछ नहीं, किसान की इनकम दुगनी करेंगे। ये सब स्लोगन, सरकार तो ये भी कहती है कि देश सशक्त हाथों में है। पहले तो ग्रामी के हिसाब से चिट्टा मिलता था, आज 15-15, 20-20 किलो चिट्टा मिल रहा है। देश सशक्त हो रहा है, गाँव-गाँव में चिट्टा पहुंच गया, देश सशक्त हो रहा है। ये तो जनता देख रही है सब। ये जो झूठे जुमले हैं जिनसे जनता तंग आ चुकी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कौन सी सरकार, आपको पता है सब। तो महंगाई कंट्रोल हो गई, बेरोजगारी कंट्रोल हो गई, गाँव के मुद्दे हल हो गए, जिम्मेदार की इनकम दुगनी हो गई। इन सब मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। रही बात बलदेव राज शर्मा जी की, बलदेव राज शर्मा जी को आपने देखा हुआ है, उसको पार्टी ने निकाल दिया था। दूसरे जुगल किशोर शर्मा जी की मैं खासकर बता देता हूँ, वो कहते हैं मैंने डेवलपमेंट बड़ी कराई है। अंचित जी पीडब्ल्यूडी में कैबिनेट मिनिस्टर, एक भी बड़ी सड़क अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बना सके। पीएचई में कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन कटरा में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत, गांव में तो है ही नहीं। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, गांव की हालत देख लो, गांव में गलियां कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसीलिए टूरिज्म मिनिस्टर, तो वो भी आप देख लो टूरिज्म के कितने प्रोजेक्ट उन्होंने कटरा और रियासी में लाए हैं। तो इसलिए जनता सब इनका झूठ पकड़ चुकी है। ये सिर्फ पैसे के बल पे इलेक्शन लड़ते हैं, ये सिर्फ
सरमायादारों की और गरीब लोगों की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। आम लोग निकल चुके हैं, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और इन लोगों से निजात मिले। आपको तो वो टक्कर में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बलदेव जी का आज हमने इंटरव्यू किया, अभी अपलोड नहीं हुआ, कल शायद करेंगे या देर रात को करेंगे। उनका ये कहना था कि भूपिंदर सिंह जी के साथ, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनका मुकाबला है। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, वो क्योंकि तो कह रहे हैं वो जीत रहे हैं मार्जिन से, लेकिन अगर मुकाबले का अगर सवाल किया है तो बिल्कुल बलदेव राज जी पहले रोज इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरा मुकाबला बंसीलाल जी के साथ, दूसरे इंटरव्यू में कहा कि भूपिंदर जी के साथ है। अब उनका कल के बाद पता नहीं कौन सा इंटरव्यू आएगा, इनके इंटरव्यू पे विश्वास मत कीजिए। हम बिल्कुल नंबर 1 हैं, जीतने वाले हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये कह रहे हैं हम मुकाबले में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने तो कुछ ऐसी हरकतें भी की हैं जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2-3 तो इन्होंने शायद मीडिया वालों को भी बोल दिया कि श्याम सिंह को कवर नहीं करना है। ऐसी बातें मुझे कर रहे हैं, और मुझे खुद उन्होंने कहा कि क्लियर कट कहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कवर नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? वो प्रेशर डालना चाहते हैं, क्योंकि उनमें 1-2 चैनल जो है वो बिल्कुल अपने जुगल जी के रिश्तेदारों का है। तो उन्होंने क्लियर कट, अगर वो डरे नहीं है तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनको? मुझे तो क्लियर उन्होंने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हैं। कल आप एक न्यूज चैनल में अपना न्यूज़पेपर में देख रहे थे, वहां पे उन्होंने बताया हुआ था कि श्याम सिंह का नाम प्रताप शर्मा से भी नीचे लिखा हुआ था। 3 कैंडिडेट की फोटो थी, मेरी नहीं थी। तो आप समझते हो किस किस्म की साजिश हो रही है। जनता जानती है कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। ये डरे हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया था, उसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। बलदेव जी, बारीदारों का मुद्दा है क्या? जुगल जी से भी बातचीत कर रही थी, जो चढ़ावा है उसमें कुछ परसेंटेज बारीदार मांग रहे हैं। स्थायी हल जो प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, या फिर आप डिमांड करते हैं, स्थायी हल वो है क्या? देखो स्थायी हल उसमें यह है कि बारीदारों को पूजा राइट मिले, क्योंकि कुल देवी हमारी, पूजा करने का अधिकार तो हमें होना ही चाहिए, वो छीन लिया सरकार ने। एक तो वो मसला, दूसरा हमारा रोजगार, दूसरा चढ़ावे में से भी हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 4 बरादरी हैं, उसमें इतना चढ़ावा। कितने बारीदार? बारीदार हमारे पास वोटर जो है 14 साढ़े 14 हजार के करीब। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी? बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए, ये स्थायी हल आप देख? बिल्कुल यही स्थायी हल। अलग अलग जो समितियां हैं वो भी ये मांग करती हैं, सेम देखो मांगे सेम है आपकी? देखो समितियां ज्यादा है नहीं, मैं कह रहा हूँ बारीदार संघर्ष कमेटी और बारीदार सेवा कमेटी 2 ही कमेटी हैं। आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, क्योंकि अलग अलग क्यों चल रहे हैं? अगर मुद्दे सेम हैं तो फिर अलग अलग क्यों, नहीं, रास्ते अलग वो अलग देखो क्यों? जो सेवा की, मंजिल अगर सेम? वो जो सेवा कमेटी थी वो पहले की थी, वो काम नहीं करते थे, इसीलिए संघर्ष कमेटी बनी। उन्हीं से आप निकले? बिल्कुल संघर्ष कमेटी बारीदारों में से ही है, वो भी बारीदार ही हैं। पहले आप उन्हीं के साथ थे? बिल्कुल सबके साथ हम बारीदार ही हैं, इकट्ठे ही थे। अब सेवा कमेटी काम नहीं करती, एक संघर्ष कमेटी बनी, उसका मैं प्रेसिडेंट बना। हमारी एक टीम है, हमने कोर्ट में केस लगाया, हमने हर जगह प्रोटेस्ट किया, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं। सेवा कमेटी भी हमारे साथ है। सेवा कमेटी किसी सदस्य ने या उनके प्रेसिडेंट ने कभी बोला कि श्याम सिंह इलेक्शन नहीं लड़े? अब कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है, उसके लिए मैंने कह रहे हैं कोई भी बारीदारों की दोनों कमेटी हैं, दोनों की दोनों हमारे साथ हैं। जी मेरा मान। जी, कहाँ-कहाँ प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल हर गांव में जा रहे, बमा के एक-एक गांव में प्रचार किया। अभी मैं पनासा में मेरी मीटिंग थी, सुबह मैं सुजनदार में गया था, उसके बाद कुंडरे में मीटिंग हुई हमारी, उससे पहले अब उसके बाद हम टोट में गए, साड़ी में गए, देवीगढ़ में गए, तो हर जगह प्रचार चल रहा है। कहाँ गढ़ देख रहे हैं अपना? पैंथल में देख रहे हैं अपने घर के देखिए आसपास? गढ़ तो हमारा जहाँ से ही सूला पार्क से ही शुरू हुआ था और पैंथल तक हमारा गढ़ है, और बमाग में देवीगढ़ से शुरू होकर अपना सुगाल काटी, साड़ी, टोड़, ये सारी जगह हमारा गढ़ है। तो इसके बाद गढ़ बचता ही नहीं है। चलिए, बीजेपी कैंडिडेट बलदेव राज शर्मा जी का आज प्रोग्राम चल रहा था, वो हम कवर कर रहे थे, तो वो कह रहे थे 3 इंजन वहाँ पे बात चली कि एक तो माता वैष्णो देवी का भी आशीर्वाद रहेगा, केंद्र में भी उनकी सरकार है और यहाँ भी उनकी सरकार बनेगी। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर जीत भी गए तो कैसे डेवलपमेंट करेंगे? सरकारें आपकी नहीं होंगी। देखिए विधायक जो बनता है, हम अपने मुद्दे के लिए हर सरकार के साथ कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हम सरकार को ये बोलेंगे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा मुद्दा है। हम किसी को सपोर्ट भी किसके साथ? किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं मुद्दों के लिए। जो हमारे बारीदारों का मुद्दा हल करेगा, जो हमारे लोगों को, बेरोजगारों के मुद्दा हल करेगा, जो भी सरकार के साथ कमिटमेंट करेंगे। जुगल जी तो कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं आजाद उम्मीदवार। देखो जुगल जी किंग रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, किंग मेकर की भूमिका निभा के क्या करेंगे? कह रहे हैं वो जीतने के बाद किंग मेकर की देखो भूमिका जीतने वाले ही नहीं है, जुगल जी कहाँ जीतेंगे? मैं कह रहा हूँ वो जीतने वाले नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं जनता ने उन्हें खड़ा किया है, वो इलेक्शन नहीं मैं लड़ना सभी जी इसी बात को लेकर मैं सभी गांव में पूछ रहा हूँ, जनता इनकार कर रही है, उन्होंने नहीं खड़ा किया। उन्होंने 5 स्टार होटल रमाडा में मीटिंग की थी, वहां पे जनता जा ही नहीं सकती। आपको पता 5 स्टार होटल में कहाँ एंट्री होती? लोग थे, वो उन्हीं के रिश्तेदार थे। 5 स्टार होटल में मीटिंग थी ना, 5 स्टार होटल में इलेक्शन की मीटिंग हो रही है। अब हम कहाँ से जाएंगे? वो बमा के लोग कहाँ पहुंचे? वहां पहुंचे नहीं थे, नहीं आए थे। वो कुछ अपने लोग बुलाए होंगे, ऐसे नहीं थे। और आम जनता को नहीं पूछा गया, आम जनता की मीटिंग कहीं
खुले में होती तो फिर बोलते। उनमें से बड़े सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया, अगर बोलने का मौका देते तो हम कह देते जुगल जी आप इलेक्शन मत लड़ो। रोहित दुबे जी को टिकट कैंसिल की गई, उस पर कोई टिप्पणी करना देखिए चाहेंगे? बिल्कुल मैं उसके बाद ही शायद आप सामने आए। मैं ये कह रहा हूँ वो बिल्कुल गलत हुआ है। मैं उसके कह रहा बाद और उनके फादर साहब आपके साथ हूँ बिल्कुल नॉमिनेशन मेरे के साथ लिए नॉमिनेशन फाइल करने अभी के भी थे। आपके साथ सपोर्ट बिल्कुल कर मैंने कल भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। हाँ, हाँ, सपोर्ट वोट उनका मन है वो किसी को भी दे, हाँ, हाँ, लेकिन कल भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं कह रहा हूँ रोहित दुबे जी अगर कैंडिडेट होते, हम्म, वो अच्छे इंसान थे, नौजवान थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने पार्टी की भी इतनी सेवा की है। अब पार्टी ने उन्होंने मौका नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पार्टी का इंटरनल मसला। लेकिन फिर आप चुनाव लड़ते या नहीं? मैं नहीं लड़ता। अगर रोहित दुबे जी लड़ते तो शायद हम कंप्रोमाइज करते, क्योंकि इन ऐसे लोगों से उम्मीद है, क्योंकि बलदेव जी जुगल जी को जनता देख चुकी है, जनता दुखी हो चुकी है इनसे, तभी हमने मन बनाया। अगर हो सकता है नया कोई चेहरा आता तो हम मन नहीं बनाते, हम उनको सपोर्ट भी कर सकते। बलदेव जी आज कह रहे हैं बिल लाएंगे वो जीतने के बाद बारीदारों को लेकर। बलदेव जी जीतेंगे ही नहीं, ऊपर से उनकी सरकार नहीं आएगी, बिल कहाँ लाएंगे घर में? पहले क्यों नहीं लाया? जब विधायक बने थे क्यों नहीं लाया? किसी ने मना किया था क्या? उनकी सरकार नहीं थी। बिल तो ला सकते थे। अब भी पास भी करवा अब भी कौन सी सरकार आएगी? जिनकी सरकार थी उनकी, उन्हीं की भाजपा की सरकार की, नंदा जी एमएलए बने थे, उन्होंने बिल नहीं लाया। उनकी तो सरकार भी थी, नहीं लाया। नीयत ही नहीं है उनकी, लाना नहीं चाहते। जुगल जी मंत्री थे, उन्हीं की सरकार थी, बिल क्यों नहीं लाया? एमएलसी रहे, बिल क्यों नहीं लाया? जब मनकोटिया जी ने बिल लाया तो जुगल जी उसमें फंस चुके थे। मैं आपको बताऊं, जब मनकोटिया जी ने बिल लाया तब भी इनकी पार्टी चाहती थी कि रिजेक्ट कर दें, लेकिन जुगल जी ने कहा मैं लोकल वहां पे हूं तो इसको कम से कम ठंडे बस्ते में डाल दी। उस सिलेक्ट कमेटी बनाई, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। जुगल जी को मैं पूछना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई? सरकार तो आपकी थी, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो जुगल जी की नीयत ठीक नहीं थी बारीदारों को लेकर, और बारीदारों को लेकर जुगल जी ने एक लफ्ज बोला था कि मरा हुआ सांप मेरे गले में डाला है। तो ऐसा ये है आपके पास? बिल्कुल है, सभी लोगों ने सुना, बिल्कुल है, सभी लोगों ने सुना, पूरे बारीदारों ने सुना, हर बारीदारों को जायज। और बलदेव जी जो थे, जब भी बारीदारों का टेक ओवर हुआ था, बलदेव जी ने लड्डू बांटे थे। हमारे निकलने पे, हमारी बर्बादी पे जश्न मनाने वाला आदमी, उसको क्या हमारी जनता वोट देगी? ये गलतफहमी में बारीदार इनको वोट नहीं देंगे। जुगल जी ने बारीदारों के साथ धोखा किया, बलदेव जी ने बारीदारों के साथ धोखा किया, इसीलिए बारीदारों ने मन बनाया कि इस बार हम। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कटरा में रोड शो हुआ उनका वहां पे। देखो उनका, मोदी जी जहां भी जाते हैं, अब डोडा तक जनता लाई थी, जम्मू से जनता आई थी, रोड शो तो उनका होगा, लेकिन क्या बारीदारों को लेकर उन्होंने कुछ कहा है? वो जो कुछ कहा है मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप हमारी सरकार ने दी है, जबकि स्कॉलरशिप श्राइन बोर्ड 38 सालों से दे रहा है। बाकी तमाम मुद्दे भी तो हैं, उन्होंने उनका आना उसके बाद एक माहौल बदला है। देखिए कौन सा मुद्दा था? लोकल मुद्दे पे किसी बात नहीं की। उन्होंने कहा मैंने कोड़ी में ब्रिज बनाया, वो तो रेलवे डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का सबसे अमीर डिपार्टमेंट है, उसमें भाजपा का कौन सा राज था? सरकार उनकी है पूरे देश में। वही कह रहा हूं मैं कि सरकार उनकी है, पूरे देश में बन रहे हैं, बन रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो पहले का काम भी लगा हुआ था, इन्होंने बनाया, अच्छी बात है, सरकार का काम है ये। लेकिन उसके लिए कटरा में वोट थोड़ी मिलेंगे। कटरा में तो लोकल मुद्दे भी हैं, लोकल इश्यूज भी हैं, उनके ऊपर बात करें। और खासकर बलदेव राज शर्मा जी जो पीछे किया उसका भी हिसाब दें। तो वो कह रहे हैं ना कि एक्सप्रेस वे बन रहा है, 40,000 करोड़ का शायद वो बन रहा है, और इसके साथ ही आईएमएस बनेगा और रोपवे भी लगे। देखिए रोबे भी एक बड़ी चीज है जिसका भाजपा वेलकम करती है और हम विरोध करते हैं। डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों? वो इतनी डेवलपमेंट जो गिना रहे हैं उसके खिलाफ। देखिए डेवलपमेंट अगर कटरा के पूरी जनता को बर्बाद करके उनको भूखे मार के कोई डेवलपमेंट की जाए, वो स्टैंड ले रहे हैं अभी भी इन मुद्दों वो तो इसी बात, तभी तो वोट नहीं मिलेंगे उनको। एक्सप्रेस वे नहीं चाहते आप यहाँ तक? एक्सप्रेस वे पहुंचे कटरा तक, हम कभी विरोध नहीं किया हमने, लेकिन एक्सप्रेस वे जो जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहीं पे पहुंचे। ताराकोट में क्या है? वो कह रहे हैं कि आगे रंसू में जाएगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ आगे रंसू में पहुंचाएंगे। इसी बात पहले रेलवे स्टेशन वो कहते थे कि पहले जम्मू में आया, फिर उधमपुर आया, फिर कटरा आया, अब आगे की तरफ। मेरा अंचित जी यही मानना है कि एक्सप्रेस वे रियासी तक जाए, रंसू तक जाए, आगे जहां तक भी जा सकता है जाए, लेकिन ताराकोट वाली साइड नहीं, डायरेक्ट तो आ जाए ना, शेरवट में आ जाए, सीधा आ जाए। वो इनकी मंशा ठीक होनी चाहिए कि वो सिर्फ श्राइन बोर्ड के उसमें ना जाए, आए वो रियासी के साथ टच हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकल मुद्दों की बात मैं करना चाहता हूँ। आज आईएमएस के लिए बोल रहे हैं, आए वो वेलकम है उसका, लेकिन आईएमएस का क्या लोकल लोगों को बेनिफिट भी होना चाहिए ना, उसमें रोजगार भी मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसमें आपने देखा होगा भाजपा के 2 बीडीसी और उनके सरपंच दर में बैठे थे 2 महीने कि हमें कम से कम जहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर या चौकीदार रखे हमारे, लेकिन नहीं रखे, कोई लीडर नहीं बोला। तो लोकल मुद्दों के लिए कौन लड़ेगा? ये भी तो एक मसला है ना। अब विधायक बनता ही लोकल मुद्दों के लिए, अब नेशनल बातें तो हम करेंगे नहीं, छोटे छोटे मुद्दे। अब मैं कह रहा हूँ कटरा में पानी की इतनी किल्लत है, अगर टैंकर बंद हो जाए तो कटरा में यात्रा नहीं आएगी। तो ये जुगल जी की देन है, कुछ बलदेव राज जी की देन है, मैं तो विधायक था नहीं। चलिए तो आपको कितने वोट मिलने वाले हैं? आपको क्या आइडिया लग रहा है जो आप घूम रहे हैं? देखो अंचित जी, मैं भी इलेक्शन के बाद भी चलाएंगे? बिल्कुल, आप चलाना, मैं आपके सामने बात करूंगा, 20,000 से ऊपर वोट लेंगे, ये बिल्कुल मिल जाएंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे।
20,000 कहाँ से कहाँ से लीड मिलेगी? पूरे, मैं कह रहा हूँ जहां से जहां हम खड़े हैं, जहां से स्टार्ट हो जाए पैंथल तक हमारी लीड है, और बमाग में भी हमारी लीड है। 20,000 से जीत जाएंगे बिल्कुल आराम से, 57,000 है। बिल्कुल 20,000 से आराम से हम आराम बड़ी लीड लेकर जीत जाएंगे। जी चलिए, तो जीतने के बाद क्या क्या करेंगे जल्दी से बता मैं कह रहा हूँ जीतने के बाद लोगों को कैमरे में जीतने के बाद जो मुद्दे जल्दी से हल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जीतने के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि श्राइन बोर्ड में रोजगार लोकल लोगों को मिले। उसमें जिम्मेदारों के मसले हैं, जैसे बंदरों का मसला है, जिम्मेदारों को उनकी इनकम जो है वो कैसे हो, उनको एग्रीकल्चर में बढ़ावा कैसे मिले, बहुत सारे मुद्दे हैं। चिट्टे के लेकर मुद्दा है, जैसे अब जहाँ पे डेली वेजर का मुद्दा है, कटरा में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, सबके ऊपर काम होगा। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो जीतने के बाद श्राइन बोर्ड में रोजगार मिलेगा और बारीदारों का मुद्दा हल किया जाएगा, ये कहना था आजाद उम्मीदवार के तौर पर श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे श्याम सिंह जी का। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।